गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको भी पता है गपबाजी यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, बस फुल फ्लेजेड पढ़ाई। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, वी हैव कवर्ड इंडियन इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीटली। ओके, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे हमने पूरा का पूरा कंट्रोल कवर कर लिया है। वीडियो भी मिल गया है और आपको साथ में इसका पीडीएफ भी मिल गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वी हैव कंप्लीटेड बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वन लेक्चर which contains which contains chapter 1 to 4। ठीक है, अगला जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर होगा वो संडे को होगा। ठीक है, वन लेक्चर ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 to 4। थर्ड, वी हैव कंप्लीटेड फिजिक्स का वन लेक्चर विथ रेस्पेक्ट टू लाइट। ठीक है, एक लेक्चर हमने लाइट का किया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया, आधा लाइट आधा अधूरा लाइट करा है। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमने क्या करी हैं, कवर करी हैं। इसके अलावा आई हैव गिवन यू होमवर्क। हिस्ट्री के वीडियोस अपलोडेड हैं और आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो पूरा कर जाना है। मॉडर्न के बाद एंशियंट और एंशियंट के बाद मिडाइवल। डे 1 में मैंने ये बताया था, हिस्ट्री के वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको ये करना है। बाद में जून वगैरह में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी से कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय समझने में आसान होगा। तो दो दो लेक्चर डेली देखना है इन सबका और कंप्लीट करना है बाय मार्च एंड। इसके अलावा आई हैव गिवन यू द होमवर्क फॉर व्हाट, करंट अफेयर्स। 3 महीने का करंट अफेयर्स जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू एंड आई होप यू आर वॉचिंग इट। नेक्स्ट, ये होमवर्क का इतना पढ़ लिया है क्लास में, ये होमवर्क का है। और होमवर्क क्या था, मैथ्स है ना, मैथ्स का परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला था ना बेटा, कुछ और बोल दिया था? तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा क्या मिला हुआ है आपको, डेली 10 PM। आज अपडेट हो जाएगा, एक दो और डेली 10 PM आपके फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में ये पड़ा होगा। ठीक है, ये मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूं, बिकॉज 2-3 बच्चों का कॉल आया था मेरे पास। ठीक है, 2-3 बच्चों का कॉल आया था, दैट्स व्हाई। अभी भी एक का कॉल आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे नहीं और फिर मुझे कॉल करेंगे। जस्ट रुको 1 मिनट यार, मुझे उसको लिंक भेजने दो, जस्ट गिव मी 1। नो एंटरटेनमेंट लाइक दिस। ओके, नो एंटरटेनमेंट। बीच में ऐसे करे हुए कॉल तो एक दिन के लिए माफ है, पहली क्लास थी, बट आगे से नहीं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू यूज द ऐप। ऐप खोलिए, ऐप में अपना फोन नंबर डालिए, ऐप खोलिए, ऐप में अपना फोन नंबर डालिए। ठीक है, फोन नंबर डालने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने कोर्सेज के सेक्शन में, ठीक है, जो भी कोर्स आपका एडेड होगा वहां दिखेगा। ठीक है, ये कैसे जाएंगे कोर्स में, ऐप के बीच में यहाँ पर स्टोर का बटन होगा, स्टोर का बटन दबाएंगे तो आपको ये कोर्सेज दिखेगा। और जब आप अपने पीटी कोर्स के अंदर जाएंगे तो ऊपर पर यहाँ पर आपको कंटेंट लिखा हुआ दिखा मिलेगा।
और आप बाकी सारे ऐप्स तो यूज कर ही रखे होंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे और आपको सब कुछ, सबका अपना अपना फोल्डर बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो किसी को कुछ और पूछना हो, दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा यार, हेडेक हो गया यार मेरे लिए बार बार ऐप ऐप। अगली बार ना वीडियो का लिंक दे दूंगा, ऐप को कैसे यूज करना है टेलीग्राम चैनल पर है, जाकर देख लो, ठीक है। मतलब आप ऐप अगर नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं इधर से उधर, तो मतलब क्या ही है यार फिर डिजिटल वर्ल्ड में रहने का, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कर ली है, ऐप को कैसे यूज करना है ये हमने सिखा दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐप का यूज अभी भी नहीं पता हो रहा है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर जाइए इम्तिहान के, वहां पर वीडियो पड़ा हुआ है, प्लीज देख लीजिए वो, ठीक है। सो 7 मिनट हमारा इसमें वापस से चला गया। सो वी विल बी कवरिंग नाउ द क्लास। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, मैंने कोई भी चीज ऐसी हो जो एक्स्ट्रा लिख दिया हो, नहीं करवाया और फिर भी लिख दिया हो यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इट विल नॉट हैपन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना जेन्युइन है हम कि आई डू वट एवर आई हैव डन, ईमानदारी से बोलूंगा इतना करा है हमने, ठीक है। ईमानदार रहना है अपने प्रिपरेशन में, बाकी मारोगे सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा बात, ठीक है। अगला जो सेक्शन है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। ऑब्वियसली ये सारे मिरर्स हमने कर लिया लास्ट क्लास में जो फिजिक्स की हुई थी, ठीक है। इसके आगे हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा रेफरेंस क्या है, हमारा जो रेफरेंस है वो हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं और साथ में सीखते जा रहे हैं चीजों को। तो विल स्टार्ट विद दिस स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, हाउ दे आर डिफाइंड, कैसे डिफाइन कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स को। एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि एक स्फीयर का पार्ट हो। जैसे मान लो ये स्फीयर है, ठीक है। 3D होता है बेटा स्फीयर, स्फीयर इज नॉट अ सर्कल, ठीक है। 3D होता है ना, बॉल देखा है, फुटबॉल देखा है, दैट इज अ स्फीयर। उस 3D फिगर का एक हिस्सा काट लो, उस 3D फिगर का एक हिस्सा काट लो। एक हिस्सा काट लेने के बाद जो आपके पास यहां पर बचेगा, ठीक है, जो आपके पास यहां पर बचा कुछ ऐसा फिगर बचेगा, हाँ या ना। स्फीयर को भूल जाओ, ये जो पार्ट बचा ना, इसके दो चीजें हो सकती हैं इसके साथ। क्या आपने क्या किया, इसके पीछे वाले पोर्शन पर आपने कर दी नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग, और सामने वाले पोर्शन पर आपने इसको पॉलिश किया। ये काम कर सकते हैं। तो दिस विल बी रफ और सामने वाला पॉलिश्ड। या तो कोई बच्चा ये भी कर सकता था, ठीक है, कोई बच्चा ये भी कर सकता था ना कि अंदर वाले कर्व को रफ कर दिया और बाहर वाले बल्ज को पॉलिश कर दिया। यही दो केस हो सकते हैं, केस 1 या केस 2। क्या ये आपको क्लियर है ना। यहीं से एक डेफिनेशन उठकर आता है स्फेरिकल मिरर्स का, व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, when reflecting surface is inwards, अंदर की तरफ है ना पहले केस में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो when reflecting surface is inwards it is called concave mirror। केव गुफा देखा है, गुफा, गुफा इज लाइक दिस, ये हाथ देखो मेरा इस तरीके से सांप की तरह। तो कनकेव इनवर्ड्स इज व्हाट, ठीक है, जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला रहेगा तो इट विल बी कनकेव। और when the reflecting surface is bulging outwards,
When the reflecting surface is bulging outwards, it is called convex. तो यहां पर लिख लीजिए, reflecting surface bulging outwards is called convex. बनाओ इसको जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे हम। एनसीईआरटी का अच्छा उपयोग करना है हम लोगों को और सीखते जाना है। हो जाएगा तो बता भी देना, बैठे मत रहना कॉपी खोल के। पता चला टाइम पास करना हो, टाइम पास नहीं करना बेटा मेरे साथ। यहाँ पर जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा, उतना आपको आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि टाइम फ्रेम तो हमारा फिक्स है ना, लास्ट एंड टाइम तो हमारा फिक्स है। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान मिलता रहेगा और अच्छे से चीजें होती रहेंगी, ठीक है? डन, सभी का डन हो गया। अब पेंसिल वेंसिल से बनाने मत लगना, ठीक है? पेंसिल वेंसिल से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बना लिया, ठीक है? तो चलो कोई सा भी एक उठा लो, ठीक है ना, कोई सा भी एक मिरर उठा लो। अब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हमें एक एक करके देखने हैं, ठीक है? कोई सा भी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा लो, कनकेव वाला मान लो हम उठा लेते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ नेम होता है, उन नेम्स को हम याद रखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारा जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दो एन पॉइंट्स को हम लिखते हैं एम एन, एंड ये जो कर्व है हमारा एम एन, ठीक है, ये जो कर्व है हमारा एम एन, इसको हम क्या बुलाते हैं, अपर्चर। इसको हम क्या बुलाते हैं, अपर्चर, ठीक है? अच्छा, इस कर्व का कोई मिड पॉइंट भी होगा? अरे कोई भी लाइन ले लो, उसका कोई मिड पॉइंट होगा ना। तो कर्व भी अगर हम ले लें तो उसका कोई मिड पॉइंट होगा। तो उस कर्व के मिड पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, पोल। उस कर्व के मिड पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, पोल, ठीक ना? इस पोल से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यार ये पीएल और पीएलई, ठीक है, देख लेना यार क्या होता है। हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ये पीएल और पीएलई वाला क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, चेक कर लेते हैं। इसके लिए मेरे को माफ करना ना, आज तक दिक्कत रह गया। पीएल, ठीक है, इट्स पीएल। अरे एएल है बेटा, एएल, पीएल आपको भी नहीं पता? ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। बचपन से ही गलती कर रहा हूँ, बचपन से ही गलती कर रहा हूँ। एक गलती जो नहीं सुधरी, इट्स लाइक एक ये और एक इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज तक नहीं सुधार हुआ ये दोनों चीज, ठीक है? पीएल, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। नाउ सी अगेन वन थिंग, देखिए ध्यान से, आपने इस कर्व्ड सरफेस को कहां से काटा था बेटा, स्फीयर से काटा था ना? आपने इस कर्व्ड सरफेस को कहां से काटा था, याद करो, एकदम बेसिक, स्फीयर से काटा था। तो उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा। तो उस स्फीयर का सेंटर और इस कर्व का सेंटर अगर हम बना दें, तो वो वाला जो सेंटर होगा इसे हम क्या बुलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला सेंटर सी और ये वाला सेंटर सी इज सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो जिस स्फीयर का वो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये अपने किसी स्फीयर से काटा होगा, उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को क्या बुलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसको दिखाना अगर रहे तो क्या करेंगे, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देंगे, और क्या करेंगे ना। एक चीज और सीखिए, यहां पर आपने ये कर्व्ड सरफेस स्फीयर से काटा है,
तो उस स्फीयर का कोई रेडियस भी होगा, उस स्फीयर का कोई रेडियस भी होगा। सीखते ना बेटा, सर्कल का रेडियस होता है। तो वो जो रेडियस हुआ, दैट इज नोन एज व्हाट, ये वाला पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी फोकस। ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, r/2। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो बना लीजिए फटाफट। इनका हो गया है, क्वेश्चन लिखें। फोकस को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फोकस, रुक जाओ। ठीक है ना, फोकस बस लिख दिया हमने कि जो रेडियस का आधा हिस्सा आएगा, रेडियस को अगर बाई 2 कर दोगे ना, तो वो पॉइंट जो आएगा वो फोकस होगा। ठीक है। फोकस को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताया। फोकस मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि फोकस कैसे निकालेंगे अगर रेडियस दे रखा है तो। ठीक है। बाई 2 कर देंगे तो इट विल गिव यू फोकस। सभी का डायग्राम कंप्लीट हो गया बेटा, ये बताओ। सभी का डायग्राम कंप्लीट हो गया, गुड। अब अपना डायग्राम खोलिए और इसका आंसर दीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। अरे एबीसीडी बोलो भाई, एबीसीडी, 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 एबीसीडी। तो 3 में समझ में नहीं आएगा। एक आंसर आया है ए, एक आंसर आया है सी, एक आंसर आया है सी, CAC। और अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, अरे गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, आंसर ही नहीं दे रहे। अरे मेरा प्रवचन मत सुनो, नहीं पैसा, सब समय पैसा मेहनत सबका बर्बादी होगा। सी, अरे गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, यही चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूं आंसर करो 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 करो, यू विल लर्न फ्रॉम इट। करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट इज द मिरर। क्या मिरर हमने ये स्फीयर लिया क्या, ये सोचो। क्या हमने मिरर स्फीयर लिया, नहीं ना लिया। मिरर क्या है, स्फीयर का पार्ट। मतलब दिस इज योर मिरर। ठीक है, ये जो कर्व्ड है, दिस इज योर मिरर, नॉट एनीथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस पर क्या आता है बेटा, अपर्चर। और इस पर क्या आता है, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां है,
फोकस तो यहाँ है, क्या वो मिरर पर है? नहीं ना, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2। लड़ाई नहीं करना मेरे से, लड़ाई नहीं करना मेरे से, पढ़ो, बिकॉज मैं अपना प्रूफ साथ में लेकर आया हूं। पढ़ो इस लाइन को जो एरो बनाया। पढ़ लिया सभी ने? सभी खुश हैं? क्यों नहीं है मिरर? बिकॉज इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है आपको? कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होगा बस वही होगा मिरर का पार्ट, बाकी कुछ मिरर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होगा, यही बोल रहा है ना, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होगा दैट विल बी योर पार्ट ऑफ मिरर, और जो नहीं होगा वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो किसी भी साल ये पीटी में पूछा जा सकता है, और 99.9% बच्चे गलत करके आएंगे। जैसे कि इस क्लास में बस एक बच्चे का आंसर सही आया। ठीक है, तो 90% गलत हो गए। ठीक है, तो अगर आप बेसिक पढ़ के जाओगे तो कभी गलत करके नहीं आते कि स्फेरिकल मिरर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। पार्ट ऑफ स्फीयर है तो उसी को खाली देखेंगे ना, बाकी सब तो बाहर हो गए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर? नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फोकस। ठीक है, फोकस, हाउ इज फोकस डिफाइंड? अब ध्यान से समझना, इस मिरर के लिए फोकस अलग तरीके से डिफाइन होता है, और इस मिरर के लिए फोकस अलग तरीके से डिफाइन होता है। ध्यान से समझना, देखो, ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, रे ऑफ लाइट मान लो दूर से आ रही है तो वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रे ऑफ लाइट दूर से आ रही है तो वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। नाउ फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज डिफाइंड एज कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point, parallel, लिख लो, parallel rays of light, parallel किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। parallel rays of light after reflection passes through a point on principal axis, passes through a point on principal axis, या फिर a ray parallel to principal axis converges on a point। क्या दिख रहा है आपको? दोनों रेज एक साथ, इस फेनोमेनन को क्या बुलाते हैं बेटा? कन्वर्जिंग। अगर दो रेज का के बीच की दूरी कम हो रही है तो दिस इज नोन एज व्हाट? कन्वर्जिंग। तो अ पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन converges at a point on principal axis, then that point is called focus, that point is called focus। सभी बच्चे को फोकस समझ में आया क्या होता है? सभी बच्चे को फोकस समझ में आता है क्या हुआ? कोई दिक्कत फोकस समझने में? कनकेव का फोकस, कनकेव का फोकस बना लिया सभी ने? अगेन दिस इज एम एन, ये होगा पोल, और ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस।
a ray parallel to principal axis after reflecting converges at a point on principal axis. That point is called focus of concave mirror. ठीक है, क्लियर है सभी को? चले दूसरे वाले पर। देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहां तक आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की तरफ है, अब इसको फोड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा, इसको फोड़ के तो अंदर नहीं चला जाएगा, बट इस मिरर का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। क्यों? कर्व अंदर है, सुनना मेरी पूरी ध्यान, कर्व अंदर की तरफ है ना, जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग है। लेकिन हमने रेडियस क्या सीखा था? व्हाट वाज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट हो। तो इस मिरर को अगर आप कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा कंप्लीशन होगा, और रेडियस अंदर की तरफ आएगा, तो रेडियस अगर अंदर की तरफ है तो r/2 कहां आएगा? वो भी अंदर की तरफ आएगा, तो फोकस विल बी दिस वन। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब फोड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा ना बेटा, क्या होता है? appears to diverge from this point, ठीक है, appears to diverge from this point, ठीक है, क्लियर है? तो जिस पॉइंट से डाइवर्जेंस हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे? फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। हो तो रहा है फोकस से ही, बट क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस? दूर जाना। देखो तो रे ऑफ लाइट दूर जा रही है ना, सेकेंड केस में अगर रे ऑफ लाइट एक नीचे भी बना दें तो टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। देखो ध्यान से, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 एंड रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 दोनों दूर हो रही है, तो ये जब दूरी बढ़ती है तो उसे क्या बुलाते हैं? डाइवर्जेंस, ठीक है। तो appears to diverge from a point of a convex mirror, that point is known as what? Focus of convex mirror, ठीक है। अरे कन्वेक्स का एक्सप्लेन रिपीट कर रहा हूं, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, array parallel to principal axis after reflection appears to diverge from a point. Array parallel to principal axis after reflection appears to diverge from a point. That point is called focus. तो आपके डेफिनेशन में अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये ब्लैक वाली लाइन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली लाइन क्या है? ये इस पर 1 लिखा हुआ है। एंड अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट क्या है? एफ। तो इस एफ पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे? फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। बन गया सभी का? सभी का बन गया? चलिए
टाइम पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है बनाने का? चलिए, पहले हम कनकेव मिरर का एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद हम कन्वेक्स का। इसको थोड़ा सा मिटाकर राइट साइड में कर लेते हैं। तो पहले हम कनकेव का एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और क्यों यूज होता है, क्यों वो एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन इज यूज इन टॉर्च और सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब क्या हो गया? बड़ा वाला टॉर्च देखा है ऐसे करके, जो हाथ में ऐसे पकड़ के टांग के ले जाते हैं, बड़ा वाला टॉर्च। तो उसे क्या बुलाते हैं? सर्च लाइट। पुलिस को देखा है ना मूवीज में। वाई वी यूज दिस कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर को हम क्यों यूज करते हैं टॉर्च और सर्च लाइट में? वाई वी यूज इट? यही रीजन लिखना है, यहां पर बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। बिकॉज, अच्छा छोड़ो, रटना नहीं है। टॉर्च जब आप मारते हो, कभी अंधेरे में टॉर्च के बीम ऑफ लाइट को देखा है? हाँ, टॉर्च के लाइट रेस को देखा है अंधेरे में? हैव यू सीन दैट? हाँ या ना? टॉर्च के लाइट रेस को अगर आपने देखा होगा तो सारे लाइट रेस कैसे होते हैं? पैरेलल। सारे लाइट रेस क्या होते हैं? पैरेलल, ठीक है। तो इसीलिए हम टॉर्च में कनकेव मिरर को यूज करते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पावरफुल पैरेलल beam of light. It produces powerful parallel beam of light. और आपने ये भी देखा होगा, इस तरीके का टॉर्च का मुंह रहता है, देखो यहां पर ध्यान से, कोनिकल शेप का रहता है ना? रहता ही नहीं रहता? रहता है ना मुंह टॉर्च का इस तरीके से शेप। तो बल्ब कहां रहता है? बीच में। तो in order to produce powerful parallel beam of light, the bulb is located at focus. फोकस पर रहता है बल्ब, तभी पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां जाती है? पैरेलल रेज बनती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो बल्ब होता है वो कहां पर होता है? फोकस ऑफ कनकेव। हो गया सभी का? नेक्स्ट, it is also used as shaving mirror और by dentist। दांत देखने के लिए और शेव करते वक्त आपको क्या होता है? ये मिरर यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे किसी चीज को ध्यान से देखना है तो वो चीज मुझे छोटी दिखनी चाहिए या बड़ी दिखनी चाहिए? कोई मुझे चीज को माइन्यूटली अगर देखना है तो उसे मुझे बड़े में देखना चाहिए, छोटे में देखना चाहिए? बिग इमेज में देखना चाहिए। तो क्या हम रीजन लिख सकते हैं यहाँ क्या? Why concave mirror is used as a shaving mirror or by dentist? Because it produces enlarged image of an object। एक ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज शो करता है, इसीलिए उसको यूज करता है। अगर छोटा शो कर रहा होता तो यूज करते क्या बेटा? नहीं ना। छोटा यूज हो रहा होता तो क्या हम उसको यूज करते? नहीं करते।
ठीक है। It is also used to concentrate the light in solar cookers or solar heaters. यहां क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर आपको देना चाहिए, इसका आंसर आपको देना चाहिए। जरा सोच के देखो, कुछ फिगर से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या? ऊपर वाला फिगर जो फोकस वाला मैंने आपको सिखाया है, सोलर कुकर में क्यों यूज करते हैं? वेरी गुड। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होंगी, सब नहीं नहीं, लार्ज कर्वेचर की जगह नहीं यूज करते। देखो, जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होंगी, वो सब कहां आकर मिलेंगी? फोकस पर। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होंगी, वो सब कहां आकर मिलेंगी? फोकस पर। यही फोकस का डेफिनेशन होता है। तो जितना ज्यादा लाइट रेज फोकस पर आएंगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, और उतना ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका फूड आराम से कुक हो जाएगा, है ना? समझ में आई ये चीज? इसमें आप ये डायग्राम बना सकते हो कि ऐसा लाइट रे आएगा, कन्वर्ज हो जाएगा पॉइंट पर, ऐसा लाइट रे आएगा, कन्वर्ज हो जाएगा पॉइंट पर। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा लाइट रे आएगा इसी पॉइंट पर, दूसरा लाइट रे आएगा इसी पॉइंट पर। उसी प्रकार से तीसरा लाइट रे आएगा इसी पॉइंट पर, तीसरा लाइट रे आएगा इसी पॉइंट पर। तो जितने भी लाइट रे हैं, सब अपनी एनर्जी कहां लेकर आएंगे? फोकस पर। फोकस पर एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फूड कुक हो जाएगा। समझ में आया? तो रीजन क्या लिखेंगे? टू कंसंट्रेट लाइट एट अ पॉइंट, टू कंसंट्रेट लाइट एट अ पॉइंट। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट लिखो कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम कहां यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर को हम कहां यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज rear view mirror in cars and automobile। मोबाइल, ये मोबाइल बोल रहा हूँ, बाइक वगैरह हो गया, ठीक है, बाइक वगैरह हो गया या फिर कार वगैरह हो गया, वो जो साइड वाला देखा है ना, साइड में ऐसे करके रहता है मिरर्स, दैट इज व्हाट? रियर व्यू मिरर। ठीक है। व्हाई डू वी यूज इट? क्यों यूज करते हैं? कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं क्या आप ये? व्हाई डू वी यूज इट इन रियर व्यू मिरर? कॉमन सेंस से आंसर कीजिए। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको पीछे की चीज देखनी है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा? हाँ हाँ, व्हीकल कह सकते हैं, कार की जगह बिल्कुल कह सकते हैं। टू सी बिहाइंड नहीं बेटा, टू सी बिहाइंड नहीं। आप बताइए, मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं कि क्यों यूज करते हैं। आप खुद सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको पीछे से क्या क्या आ रहा है, वो सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो वैसे चीज के लिए आपका मिरर कैसा होना चाहिए जो आपको सब कुछ पीछे का दिखे? वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है आंसर? सुनो अब मेरी पूरी बात। आपका कार जा रहा है, सुनना पूरी अच्छे से सुनना, रटना नहीं है इन सब चीजों को। आपका कार अच्छा अच्छे से जा रहा है, बगल में आपका इत्तू सा मिरर लगा हुआ है, छोटा सा मिरर रहता है ना, इत्तू सा। हाँ, बड़ा मिरर तो नहीं रहता इतना बड़ा, मॉल कितना साइज का छोटा सा मिरर रहता है, इत्तू सा। अब उस इत्तू से मिरर में आपको पूरा पीछे का व्यू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए?
नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उस एत्तू से मिरर में आपको पूरा का पीछे का व्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ट्रक का साइज बहुत बड़ा है और उतना ही साइज का ट्रक आपके मिरर के अंदर बन जाए तो क्या आप पूरा का पूरा ट्रक देख पाएंगे? क्या अगर आपको खाली ट्रक दिख गया तो क्या आप बाकी के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? नहीं ना। तो उतने बड़े ट्रक को छोटा करना है, ठीक है। उतने बड़े ट्रक को छोटा करना है। मान लीजिए उस ट्रक के बगल में कार है तो उतने बड़े कार को छोटा करना है ताकि आपको सब कुछ दिखे। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसा इमेज चाहिए? स्मॉल। स्मॉल को और क्या बुलाते हैं हम? डिमिनिश्ड। ठीक है, स्मॉल को हम क्या बुलाते हैं? डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स मिरर जो है ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ऑलवेज। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म, यहां पर एक स्टार लगाकर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट ऑलवेज फॉर्म diminished and virtual image of an object। ठीक है, अच्छा एक लाइन और ऐड कर लो, diminished, erect and virtual। diminished, erect and virtual image of an object, it always form। diminished मतलब छोटा, erect का मतलब क्या हो गया? जिस जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट है तो इमेज उल्टा दिखेगा, नहीं, दैट इट्स नॉट लाइक दैट। वही मीनिंग होता है इरेक्ट का। और वर्चुअल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, इट विल बी डॉटेड रेज। तो इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स टू गेट स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है टू गेट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब वो जो रॉड, देखो, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने पहला पॉइंट लिखा, मतलब ट्रक छोटा होना चाहिए, कार जो है वो छोटा होना चाहिए, बाइक जो है वो छोटा होना चाहिए, ये सीखा हमने पहले पॉइंट से। दूसरे पॉइंट से क्या सीखा हमने? ये जो रोड है, ये जो चौड़ाई है रोड का, वो पूरा का पूरा आपको दिखना चाहिए, तो उसे बुलाते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, चौड़ाई इज व्हाट? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रोड दिखना चाहिए, है ना। नहीं दिखेगा तो कार कैसे चलाएंगे, पास कैसे लेंगे? दो रीजन है और ये दोनों के दोनों रीजंस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। कितने लोगों को सेकंड वाला पता था? कितने लोगों को सेकंड वाला पता था? ये बताओ, पहला तो सबको पता होगा, नहीं तो रटा हुआ होगा। सेकंड वाला पता था या नहीं पता था? एनीवन जिसको सेकंड वन वाला सेकंड पता था आपको? They have wider field of view, they have erect though diminished image, that's why it is used as rear view mirrors। ठीक है, दोनों रीजंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैंने दोनों रीजंस आपको बता दी। अब एक मजेदार क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूं, मान लो एक आंख हम बंद कर लें, ठीक, एक आंख हम बंद कर लें, ठीक। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो, कितना देख पाते हो एक आंख से? कितना एंगल देख पाओगे? देखो, दिस इज 0, दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री पूछ रहा हूं। ये बीच वाला जो एंगल बन रहा है मेरे हाथ का, दिस इज 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, कितना देख पाते हो एक आंख से? वन आई। एक आंख से 90 डिग्री,
बंद करके देखो। अरे फील्ड ऑफ व्यू एंगल पूछ रहा हूं, एग्जैक्ट एंगल पूछ रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं, एनसीईआरटी में दे रखा है। वन आई से फील्ड ऑफ व्यू कितना है वो पूछ रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में ये वैल्यू दे रखी है बेटा 10वीं में ही, अगले चैप्टर में ह्यूमन आई। फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात कर लिया तो मुझे लगा यहीं लिखा देना चाहिए, वहां दिमाग से उतर गया तो नो। वन आई से जो फील्ड ऑफ व्यू है दैट इज 150 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री। ठीक है, एक आई से फील्ड ऑफ व्यू कितना है 150 डिग्री। ठीक है, और दोनों आई से कितना है, बोथ आई से कितना है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, बोथ आई से आपका होमवर्क खोज के बताना है आपको। ठीक है, एक आई से 150, तो अगर मैथ का फॉर्मूला लगाएं 10 रुपए में 5 पेन, 20 रुपए में 10 पेन। एक आई से 150 डिग्री, तो दो आई से 300 होना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो यही बोलता है। तो 300 का मतलब क्या, आप सामने देख रहे हैं बट आपको पीछे की भी चीजें दिख रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब भागना है। ठीक है, ऐसे जस्ट किडिंग, जस्ट चेक इट, है ना, जस्ट चेक इट। किसी को कुछ पूछना हो यहाँ पर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एप्लीकेशन में या मिरर में कुछ पूछना हो तो बताइए। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? when the light ray when the light ray travels from when the light ray travels from one medium to the other, when the light ray travels from one medium to the other, it bends. When the light ray travels from one medium to the other, it bends. This phenomenon is called refraction. This phenomenon is called refraction. और ये डायग्राम बना लीजिए उसके बाद। मीडियम कैसा होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए? ओपेक होना चाहिए, ट्रांसलूटेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, कैसा रिफ्रैक्शन के लिए? व्हाट शुड योर मीडियम बी? इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अरे ओपेक, चश्मा लगा है आपको? जिन्होंने भी ओपेक आंसर दिया है, कभी चश्मा लगाया आपने? तो बेटा चश्मा तो लेंस है ना, चश्मा वर्क्स ऑन व्हाट, रिफ्रैक्शन। इज इट ओपेक? देन आपने कैसे बोल दिया ओपेक? ठीक है, तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन कहां पर होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, मिरर नहीं है ना, चश्मे में मिरर नहीं लगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे कैसे, गलत नहीं। ये मुझे अच्छी लगती है, आप सही आंसर भी देते हो, गलत आंसर भी देते हो। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि गलत आंसर भी है तो चलो ठीक है, गलत नहीं करोगे यहाँ तो एग्जाम में गलतियां करोगे, ये मेरा लिख लो मेरी बात। यहाँ गलतियां करोगे, एग्जाम में गलती नहीं करोगे कि अच्छा क्लास में मैंने गलती करी थी, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा। तो अच्छा बेटा देखो ध्यान से, अगर सेम मीडियम रहता,
मान लो मीडियम अलग अलग नहीं होते, क्या आप सभी को लगता है कि ये लाइट रे शुड हैव ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन? हम सबको पता है ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधा चला जाता अपने पाथ में, कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होती। ठीक, नाउ चूंकि मीडियम है, नाउ चूंकि मीडियम है तो बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग दो तरीके से हो सकती है बेटा। क्या? एक, या तो नॉर्मल की तरफ आ जाए, मतलब केस वन, या तो नॉर्मल से दूर हो जाए, दिस इज केस टू। अब दूरी कैसे देखते हैं? ओरिजिनल वाला लाइन क्या था? ब्लू वाला। ओरिजिनल पाथ क्या होता है? ब्लू वाला। तो बेंडिंग अगर नॉर्मल की तरफ हो रही है तो ओरिजिनल पाथ से हम किधर आ गए? नॉर्मल के नजदीक, तो केस वन। ओरिजिनल पाथ से किधर चल गए? नॉर्मल से दूर, तो केस, दोनों में से कोई एक। तो हम क्या लिख सकते हैं? आइदर केस वन और केस टू विल हैपन। दोनों में से कोई होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, आइदर लिखा है, ध्यान से लिखना, दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, 4-5 बार मैंने बोल दिया। आइदर केस वन और केस टू विल हैपन। एक ही रे है ना बेटा, या तो इधर जाएगा या तो उधर। आइदर केस वन और केस टू विल हैपन। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ना हम कैसे डिसाइड करेंगे केस वन होगा या केस टू होगा? हाउ वी विल डिसाइड दैट? लिखो यहां पर, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, it will be decided on the basis of optical density। अब सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? It will be decided on the basis of optical density। ठीक, उसके नीचे ही अपने नोट्स में लिखना है ऐसे एरो बनाकर। ठीक है, इसके नीचे ही आपको लिखना है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो इसके नीचे लिखना, refractive index of medium two with respect to medium one is defined as, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? n21 ऐसे लिखते। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू, बोलते क्या है n21 को? मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। और डिफाइन कैसे करते हैं? ये देखो, वेलोसिटी, डिलीट, velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2।
ठीक है, क्वेश्चन यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? व्हाट इज द, इट इज नोटेशन। ये जो हमने पूरा लिखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं n/1। ठीक है, n नहीं होता, ये ईटा होता है, साइन होता है। जैसे एंगल को कैसे लिखते हैं, थीटा, है ना, या फिर बीटा। लेट द अननोन बी x, है ना। उसी तरह ये जो पूरा लिखा ना हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको अगर मैथमेटिकली लिखना पड़े तो n/1 लिखा जाता है। यही लिखा मैंने, नॉट रिक्वायर्ड, कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा जो अभी पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्शन? व्हाट इज द मेन cause of refraction? Bending of light, change in wavelength, change in frequency, इसके आगे आपने लिख लेना ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, आंसर कीजिए। दो आंसर आए मेरे पास, 3, 4, अरे बेटा जब हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया, अरे ए और डी, रिफ्रैक्शन जब शुरू किया तो कहां से शुरू किया? यही चीज आप लोग मिस करते हो। कहां शुरू किया? डिफाइन क्या किया हमने रिफ्रैक्शन? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, यहीं से शुरू किया। वी डिफाइंड रिफ्रैक्शन एज व्हाट? रिफ्रैक्शन एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ठीक, ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिक कॉज तो बेटा यही होगा ना, और क्या होगा? सबकी कहानी कहां से शुरू हुई? ये जो लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है ना दो मीडियम में, वही बेंडिंग कॉज करती है। समझ में आया ये चीज? कंफ्यूजन नहीं होने का। बेंडिंग तो बाद में होगा। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हुआ तो क्या बेंडिंग होगा? नहीं। समझ में आया ये बात? और ये लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, यही सब आप लोग मिस कर जाते हो पढ़ते वक्त। इसीलिए मैंने बोला ना एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी भी हम करेंगे। एक मिनट दिखा रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये लो, पढ़ो ये जरा। विच क्लास एनसीईआरटी? उतनी देर से पहली क्लास में बताया मैंने आपको, क्लास 10। ये रहा, रीड दिस लाइन। सबने पढ़ लिया? वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा, दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। कैसा मीडियम होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसे ही आपको रिफ्रैक्शन डिफाइन करके दिया है, क्यों कैसे रिफ्रैक्शन होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना हो? किसी को कुछ पूछना हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखो जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Speed of light in glass is equals to 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Find refractive index of glass with respect to air. फॉर्मूला खोलिए और इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको 75 चीजें रटना ना पड़े। ये उसके लिए, अभी इसको कैसे यूज करेंगे भी मैं सिखाता हूँ। कर रहे हैं सभी कोई? नहीं करोगे तो रटना पड़ेगा, करोगे तो नहीं रटना पड़ेगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। एक ही चीज याद करनी पड़ेगी, बाकी उसी से सारा आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये ग्लास वाले की वेलोसिटी कहाँ आएगी? नीचे। ग्लास वाले की वेलोसिटी कहाँ आएगी? नीचे। और एयर वाले की वेलोसिटी कहाँ आएगी? ऊपर। आई होप सबने ये लिखा होगा। आंसर क्या आएगा? 1.5। ठीक है। सेम क्वेश्चन है। लाइट इन एयर is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Light in water ये कितना है? Just give me 1 minute. Light in water is speed of light in water. ये निकालना होगा मेरे को, गड़बड़ हो गया। 3 into 3 just give me 1 minute, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. ये होता है ना क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं। हाँ, मुझे पहले से थोड़ी ना याद है कुछ। इज दिस फाइंड, सेम काम कीजिए जरा। तो क्या हम सभी ने ऐसे ही लिखा? पहले वाटर, फिर एयर, फिर एयर की वेलोसिटी ऊपर आएगी, वाटर की नीचे आएगी, और सबका आंसर ये आ गया होगा। आया ये नहीं आया?
अरे 0.75 कैसे आ गया? 0.75 नहीं आएगा, डिवाइड करना 2.25 से। एयर वाला ऊपर आएगा ना बेटा, यही गलत नहीं करना। जो बाद में है वो ऊपर है, जो पहले है वो नीचे है। ना, ये सब कराने का मेरा एक मकसद था। देखो तो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1.5 है, वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2 इंटू 10⁸, वो बाद की बात है। ध्यान से ये टेबल देखना, ध्यान से ये टेबल देखना, यही मुझे पढ़ाना भी था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1.5 है तो वेलोसिटी कितनी है? 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब घटा तो वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं refractive index is inversely proportional to velocity of light? Refractive index is inversely proportional to velocity of light. डबल कहां आ रहा है बेटा? डबल वबल नहीं करना। जब 1.5 था तो वेलोसिटी कितना आया? 2। या फिर जब 2 वेलोसिटी था तो 1.5 आया, जब 2.25 है तो 1.3 आया। क्या हम बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, वेलोसिटी बढ़ा, या फिर वेलोसिटी घटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हम ये कर सकते हैं, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इसको डब्बे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to velocity of light. ठीक। now note down the refractive index of certain material। ठीक है, जो मैं टिक करके दे रहा हूं वही रटना है, बॉक्स वाला नहीं रटना सारा। एयर का नोट डाउन कीजिए 1.003। एयर का नोट डाउन कीजिए 1.003। 1.003। वाटर का नोट डाउन कीजिए 1.33। वाटर का नोट डाउन कीजिए 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केरोसिन का नोट डाउन कीजिए 1.44। केरोसिन का नोट डाउन कीजिए 1.44। ग्लास का नोट डाउन कीजिए 1.5। ठीक है, 1.52 याद करने की जरूरत नहीं है, ग्लास का 1.5। और डायमंड का नोट डाउन कीजिए 2.42। डायमंड का नोट डाउन कीजिए 2.42। और एयर के ऊपर लिखिए वैक्यूम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए 1.000। एयर के ऊपर लिखिए वैक्यूम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एग्जैक्ट 1। हो गया सभी का? सभी का हुआ? सभी ने लिख लिया ना बेटा? सभी ने लिख लिया? क्वेश्चन, arrange the following medium with respect to speed of light in decreasing order।
कीजिए इसको अरेंज, लिखिए क्या आएगा, ABCD, BACD, ACAD, कीजिए इसको अरेंज। आसान है, आसान है या नहीं है ये बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिख लिया 1.0, अरे 003 को 1.00, वैक्यूम तो है नहीं ना। दिस इज 1.33, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.44। तो रिफ्रैक्टिव ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर अरेंज करें तो पहले क्या लिखेंगे, सी, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ए। सभी का यही आंसर आया। कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये आंसर नहीं आया हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये आंसर नहीं आया हो? जल्दी बताओ, तो रटना पड़ेगा। आपने जो ऑर्डर अरेंज किया, ठीक है, आपने जो यहाँ ऑर्डर अरेंज किया वो किसका अरेंज कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपने ऑर्डर अरेंज किया है तो मैक्सिमम लाइट की स्पीड कहां होगी, ए में, उसके बाद बी में, फिर डी में, और फिर सी में, ठीक है। तो आपसे बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा ए में, फिर बी में, फिर डी में, और फिर सी में, ये होगा आंसर, ना कि ये। गया सबका नंबर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी ऑर्डर पूछ रखा है, और वेलोसिटी वाला भी पूछ रखा है, तो ये भी प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अरे बहुत टाइम है, आराम से होगा, टेंशन मत लो। अचानक से देखोगे कि इतना सारा सिलेबस हो गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ वाला कहानी सुना है, सुना है ना। वैसा ही करो जितना दिमाग में जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, सर ये क्वेश्चन ऑर्डर फिर से समझा दीजिए। ये देखिए, क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते थे, ये बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते थे एयर का 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5 और केरोसिन का 1.44। ठीक, क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अरेंज कर सकते थे? सबसे बड़ा किसका, ग्लास का, सी, उसके बाद किसका, वाटर का, सॉरी उसके बाद किसका, केरोसिन का, डी, उसके बाद किसका, वाटर का, और उसके बाद किसका, एयर का। ठीक, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अरेंज करते। नाउ जिसका सबसे कम, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ऊपर लिखा ना आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिसका सबसे कम उसका सबसे मैक्सिमम, और जिसका सबसे ज्यादा उसका सबसे मिनिमम। तो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो सबसे ज्यादा वाले को पहले रखोगे ना, पहले ए को रखोगे, फिर बी को, फिर डी को, फिर सी को।
समझ आ गया? जिसने भी पूछा ये ऑर्डर फिर से समझा देने के लिए। समझ आ गया? यस, चलो। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है? कल भी फिजिक्स ही है शेड्यूल में तो। सो दैट विल बी ऑल। बाय एवरीवन, एंजॉय एंजॉय योर स्टडीज, ठीक है? पढ़िए पढ़िए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कंटेंट, ठीक है? मजा आएगा। बाय।